अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम तलाश विद सुहेल भट्टी। आज हम बात करेंगे कि जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने पाकिस्तान के 29वें चीफ जस्टिस का हल्फ उठा लिया है। सवाल यह है कि चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा को किन चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा और उसके साथ साथ क्या चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब आइन व कानून की पासदारी, अदालती इस्लाहात और आम शहरी को इंसाफ की फराहमी में किस हद तक कामयाब हो सकेंगे। इसके साथ हम बात करेंगे कि नून लीग की लंदन में बैठक हुई है और जिसमें मुस्लिम लीग नून की कानूनी टीम ने नवाज शरीफ को वतन वापसी के लिए क्लियरेंस दे दी है। उन्हें यकीन दिलाया गया है कि उन्हें उनकी राह में कोई कानूनी रुकावट नहीं है और अब उनको वापस आ जाना चाहिए। इसके साथ हम बात करेंगे कि मुल्क में महंगाई का तूफान अरूज पर है। पेट्रोलियम मुसन्नात की कीमतों में मुसलसल इजाफा हो रहा है। बिजली के सताए अवाम को रिलीफ तो नहीं मिला, लेकिन इस सारी महंगाई का अल्टीमेटली जिम्मेदार कौन है। और इसके साथ आपको बताएंगे कि पाकिस्तान स्टील मिल्स की निजकारी के लिए वफाकी निगरान हुकूमत ने कमर कस ली है, लेकिन कौन से ऐसे मुलाजमीन हैं जिन्हें फारिग करने के लिए एक मखसूस हिकमत अमली बनाई गई है और उसके लिए कितने अरब रुपए का बोझ कौमी खजाने पर पड़ेगा। और इसके साथ आपको ये भी बताएंगे कि निगरान वज़ीर आज़म बिजली के बिलों के सताए अवाम को रिलीफ देने के वादे तो कर रहे हैं, लेकिन जहाँ पर मुफ्तखोर बिजली सार्फिन का मामला आया तो वहाँ पर उन्होंने हाथ क्यों खड़े कर दिए। तो सबसे पहले मैं आपको अपने मेहमानान गिरामी का अरुफ करा देता हूँ। स्टूडियो से मैं ज्वाइन कर रहे हैं आसिफ महमूद साहब, आप सीनियर तज्ज़ियेकार हैं। उसके साथ हमें स्काइप पर ज्वाइन कर रही हैं सना मिर्ज़ा, सीनियर तज्ज़ियेकार हैं। उसके साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा आजिज़ धामरा साहब भी हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद होंगे। आप सबका बहुत शुक्रिया। आजिज़ धामरा साहब, आपसे जानना चाहूँगा, आपसे हम बात करेंगे चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के हवाले से भी, लेकिन उससे पहले ज़रा बात कर लेते हैं कि अब बिल आखिर नवाज शरीफ साहब ने 21 अक्टूबर को पाकिस्तान वापस आने के लिए तैयारी कर ली है। कानूनी टीम ने भी उन्हें क्लियरेंस दे दी है, लेकिन अभी हम देखते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नून लीग की बड़ी अच्छी इत्तेहादी जमात थी, लेकिन अब कोई दिन ऐसा नहीं गुजरता जब इंतहाई सख्त अल्फाज में एक दूसरे के खिलाफ लफ्जी गोलाबारी ना की जाती हो। क्या ये सिर्फ आवाम से वोट हासिल करने का दोनों जमातों की एक स्ट्रेटजी है, या वाकई ही मुस्तकबिल में मरकज में या किसी पंजाब के में किसी जगह पे आप दोबारा नून लीग के इत्तेहादी नहीं बनेंगे? आपकी स्ट्रेटजी क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, पहली बात तो आपने कहा कि नवाज शरीफ साहब जो है वो 21 नवंबर को उन्होंने वापसी का ऐलान किया है और उनकी कानूनी टीम ने उन्हें ये क्लियरेंस दी है कि उनके पाकिस्तान आने में कोई रुकावट नहीं है। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान से जिस दिन वो गए हैं उस दिन से लेके और 21 अक्टूबर 2023 तक वापस आने तक कोई रुकावट नहीं थी। ए सच तो वो अपनी हिकमत अमली के तहत पाकिस्तान नहीं आ रहे थे। वो जो मेन उनका रीजन था वो मेडिकल बेस था ना। तो ये एक बहस तब होती जब कहा जाता कि कोई कानूनी रुकावट है या उसको मुल्क में आने नहीं दिया जा रहा। ये सारी चीजें तब हम डिस्कस करते, मगर ये मुस्लिम लीग नून का अपना एक पर्सनल एजेंडा है कि मियां नवाज शरीफ साहब कब पाकिस्तान आ रहे हैं। हो सकता है कि 21 अक्टूबर से पहले आ जाएं या उसके बाद आ जाएं, ये भी कोई हतमी तारीख नहीं है, मगर क्योंकि वो बेहतर जवाब दे सकती है PMLN। तो जहां तक ये है कि उन कानूनी टीम ने क्लियरेंस दी है, तो क्लियरेंस का मामला मेरे ख्याल में इस डिस्कशन का हिस्सा नहीं होना चाहिए। वो अपनी मंशा, अपनी मर्जी के तहत मेडिकल ग्राउंड पे बुनियाद पर, चलिए बिल्कुल ठीक है, अपनी मर्जी से गए थे, अपनी मर्जी से आ रहे हैं और यकीनी तौर के ऊपर वो मेडिकल रिपोर्ट्स भी साथ लाएंगे कि अब डॉक्टर ने उन्हें इजाजत दी कि पाकिस्तान चले जाएं। लेकिन सर, बिलावल भुट्टो ने भी बहुत सख्त लबो लहजा इख्तियार किया कि एक ऐसी जमात जब उन्हें जरूरत पड़ती है तो पांव पड़ जाते हैं, जरूरत ना हो तो वो फिर आंखें माथे पर रख लेती हैं। उसके साथ गुज़श्ता रोज मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पीपल्स पार्टी को बड़े आड़े हाथों लिया। मेरा सवाल आपसे ये था, क्या मुस्तकबिल में दोबारा नून लीग के साथ आप इत्तेहादी बनेंगे या इलेक्शन भी अलग अलग लड़ेंगे और मुस्तकबिल में सियासत भी और इक़्तिदार भी अलग अलग रहते हुए करेंगे? देखें, उसूलों की बुनियाद पर पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं एक दूसरे के साथ बैठती हैं और माजी में गो के हम और मुस्लिम लीग नून बड़े सख्त इख्तिलाफ रहे और हम विक्टिम रहे। सैफुर रहमान ऐद साहब पूरी दुनिया के सामने था, मगर हमारा दिलगुर्दा बड़ा है सियासत के हवाले से, क्योंकि हम सिस्टम को डीरेल होने नहीं देते, इसलिए हम दरगुजर हमारी लीडरशिप करती आ रही है। अदरवाइज COD नहीं होता PMLN के साथ शहीद बीबी का और मियां नवाज शरीफ साहब का। ये तो था माजी का किस्सा। अच्छा, अभी ये हुआ कि हुकूमत में जाने से जुमा 8 दिन नहीं हुआ और जिस शख्स के लिए नवीद कमर की मैं बात कर रहा हूं कि उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर, मतलब PDM के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब फ्लोर ऑफ द हाउस कहें कि अगर ये मुमकिन हो और पीपल्स पार्टी ये इजाजत दे
तो नवीद कमर को PMLN में हम ले सकते हैं। ये याद होगा, पूरी कौम को याद है, फ्लोर ऑफ द हाउस कहा था। अच्छा, उसके बाद उनकी जो काबीना के अभी साबका वज़रा साहिबान है, उन्होंने मौरूद इल्जाम ठहरा दिया नवीद कमर साहब को। तो पहले तो वो जवाब दे, PMLN के प्राइम मिनिस्टर ने फिर किस सेंस में बात की थी। हम ये कह रहे हैं कि हम हिस्सा जरूर थे, हम अपनी वजारतों का हिसाब किताब देने के लिए तैयार हैं। क्लाइमेट चेंज की जहां तक मिनिस्ट्री है, अप्रिशिएट किया गया बैनुल अक़वामी लेवल पर, वजारत खारजा की परफॉर्मेंस है, हम उसका जवाब देने के लिए तैयार हैं कि बिलावल साहब ने कितने बैनुल अक़वामी दौरे किए। कारकर्दगी को मानने को तैयार नहीं है, और गुज़श्ता रोज भी कहा गया कि पीपल्स पार्टी कारकर्दगी के ऊपर बात करे, उनसे वो मुतमईन नहीं है। लेकिन इतलात ये है कि सर आसिफ अली जरदारी साहब ने क्या आपकी पीपल्स पार्टी की दीगर क़यादत को मना किया है कि वो नून लीग के खिलाफ कोई सख्त लबो लहजा इख्तियार मत करें? दुरुस्त है ये? देखिए, हम जवाब देने का हक जरूर रखते हैं। पीपल्स पार्टी ने कभी भी पहल नहीं की किसी के ऊपर, क़यादत के ऊपर तनकीद करने के लिए, मगर हनीफ अबाती जो लैंग्वेज इस्तेमाल करेगा, PMLN अगर उस पर खामोश रहेगी तो पीपल्स पार्टी जवाब देने का हक रखती है। जब वो भुट्टो साहब पे बात करेंगे तो बात दूर तलक निकल जाएगी। इसलिए PMLN के ऊपर ये जिम्मेदारी आयद होती है कि वो अपने उन बेलगाम लोगों को लगाम डालें। अगर भुट्टो साहब पे बात हुई तो मेरे ख्याल में फिर बात दूर तलक चली जाएगी। आसिफ अली जरदारी साहब ने आज नहीं, इससे पहले भी कभी ये नहीं कहा कि हम किसी के ऊपर हमलावर हों, बल्कि हम अपने डिफेंस में बात करते हैं और जिसका हक हमें हासिल है। बिल्कुल ठीक। आसिम मुज़फ़्फ़र, आपसे जानना चाहूंगा, बिल आखिर हर महीने तारीख तो आया करती थी, लेकिन अब 21 अक्टूबर की तारीख को हतमी तारीख करार दिया गया है। और मुल्क भर के अंदर मरीम नवाज साहबा दौरे कर रहे हैं, पिशावर भी पहुंची थी कि नवाज शरीफ की वतन वापसी के लिए इंतजामात किए जा रहे हैं, कैसे उनका वेलकम करना है। और साथ ये कहा जा रहा है कि नवाज शरीफ की वतन वापसी से महंगाई और जो आवाम को जिन मसाइल का सामना है उससे छुटकारा मिल सकेगा। आप उनकी वापसी को किस निगाह से देखते हैं, पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, और जो उसके साथ साथ जो आवाम को मुश्किलात का सामना है? क्या इस वक्त सिर्फ एक ही मसीहा है, नवाज शरीफ ही, वो वापस आएंगे तो आवाम के मसाइल खत्म होंगे, अदरवाइज आवाम इन मसाइल को झेलते रहेंगे? बहुत शुक्रिया सुहेल साहब। एक है मियाँ साहब की वापसी और दूसरा है कि क्या मियाँ साहब मसीहा हैं। मियाँ साहब को मसीहा कहना तो शायद कबल अज़ वक्त हो, या शायद मुश्किल हो, या शायद गलत हो, लेकिन वापस आना तो मियाँ साहब का हक है। और पाकिस्तान में सियासत करना भी मियाँ साहब का हक है। और पाकिस्तानी सियासत से जिस तरीके से मियाँ साहब आउट हुए, ये भी अब सारी कहानी आपके सामने है, उसको भी कोई बयान की आदत नहीं है कि हम उसकी तकरार करते रहें। असल बात यह है कि मियाँ साहब का वापस आना, मियाँ साहब का पाकिस्तान की सियासत में मुतहर्रिक होना, ये बहरहाल पाकिस्तान की सियासत के लिए खुश आइन चीज़ है। आप गैर फितरी तरीके से, मसनूई तरीके से जमहूरी लीडरशिप को कब तक इस मैदान से बाहर निकाल सकते हैं? वापस आना चाहिए, सबको आना चाहिए, अपनी सियासत करें, लेकिन किसी एजेंडे के साथ करें। अभी आपने पूछा ना कि इख्तिलाफ क्या है जी। मैं बहुत खुश होता एक पाकिस्तान के बेबस शहरी के तौर पर अगर PMLN और पीपल्स पार्टी में किसी विजन के ऊपर इख्तिलाफ होता। यानी पीपल्स पार्टी में बताती कि मुल्क को आगे लेके जाने के लिए हमारा एजेंडा ये है और PMLN का एजेंडा ये है, और PMLN हमें बताती कि नहीं हम ये चाहते थे और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये नहीं चाहती। ये असल में नीम खाना मुल्क के अंदर सियासत करना अनफॉर्चुनेटली बहुत आसान है। आप एक जज्बातियत पैदा कर देते हैं, हमारे लीडर के खिलाफ आपने बात कर दी है, आपकी ऐसी तैसी आपकी ज़ुबानें खींच लेंगे, और नफरत का आप एक माहौल, फॉल्ट लाइंस जालत की को आप एक्सप्लॉइट करते हैं जी। काश आप इशूज़ के ऊपर मिलें, आपका अलायंस भी हो तो किसी इशू के ऊपर हो, आप में इख्तिलाफ भी हो तो किसी इशू के ऊपर। अब चूंकि इलेक्शन सर पे हैं, अब अपने अपने वोट बैंक को बचाने के लिए सब ने अपनी अपनी पॉकेट सिक्योर करनी है, तो नफरत का खेल एक दफ़ा फिर शुरू हो जाएगा। तो वापस सबको आना चाहिए, सियासत सबको करनी चाहिए सुहेल साहब, लेकिन ये सियासत प्रोडक्टिव होनी चाहिए, इश्यूज़ की बुनियाद पर होना चाहिए, और जो आपका इख्तिलाफ है, जो झगड़ा है, वो किसी विजन और किसी फिलॉसफी ऑफ लाइफ के तहत हो, इसके तहत ना हो कि फ़लाँ ने यह कह दिया। तो अब सबको नज़र आ रहा है कि आपने अपनी अपनी पॉकेट सिक्योर करनी है, आपके दामन में कुछ भी नहीं है। देखिए, कैबिनेट की कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। आप ये नहीं कह सकते कि मैं तो, मेरे पास तो ये वजारत थी और उसके पास तो ये वजारत थी। नो सर, आपने मिल के इस मुल्क को संभाला, आपने मिल के इसको चलाया। आप क्या समझते, गुज़श्ता कई दहाइयों से यही तरीक़ेकार रहा कि एक दूसरी जमात को एक जमात मोरद इल्ज़ाम ठहरा के, उसकी इल्ज़ाम तराशी करके, उसके ऊपर संगीन इल्ज़ामात लगवा कर वोट हासिल करती है, बाद में सब शेर व शकर हो जाते हैं। क्या आप समझते हैं अवाम अब इन जो पुराने माजी के जितने ये तरीक़ेकार थे, अब उनको अवाम नहीं समझ सके अभी तक, और अवाम आइंदा के इलेक्शन में भी जो पोलिटिकल पार्टीज़ की ये स्ट्रेटजी है वो काम करेगी, और इनके ऐसे इल्ज़ामात से, ऐसे दावों से अवाम दोबारा इनको वोट उसी तरीके से देंगे, या कारकर्दगी को इस मरतबा मद्देनजर लाजमी रखा जाएगा? दो चीज़ें हैं सुहेल साहब। एक तो यह है कि सियासी जमातों को जब पब्लिक वोट देती है
तो सियासी जमातों में यकीनन कुछ खूबियाँ भी होती हैं। अभी हम चूँकि बहस उनके इख्तिलाफ को ज़ेर बहस ला रहे थे ना, तो इसलिए वो चीज़ आई। सियासी जमातों में कुछ खूबियाँ भी होती हैं तो सियासत लोग उनके साथ जाते हैं। जहाँ तक आपका दूसरा सवाल था कि मैं माफ़ी चाहता हूँ अगर आप उसको दोहरा दें। जी, मैं ये जानना चाह रहा था कि क्या अब भी लोग सिर्फ इन्हीं जमात को मद्देनजर रख के वोट देंगे या कारकर्दगी को मलहूज़े खातिर? मेरा ख्याल ये है सुहेल साहब के पब्लिक आगे चली गई है, सियासतदान पीछे रह गया। सियासतदान को लोगों के शऊर के साथ चलना मुश्किल हो रहा है। लोग सोशल मीडिया ने लोगों को बहुत कुछ, जो पहले लोग नहीं सोचते थे, जो चीज़ें पहले टैबूज थी जिसके ऊपर बात नहीं होती थी, अब हो रही है। अब लोग क्वेश्चन कर रहे हैं। ये शऊरी इर्तिका का आगाज़ है। अब इसमें सियासतदान के पास लोगों को देने के लिए, उनके साथ खड़ा होकर देने के लिए कुछ नहीं है। ये 20-25 साल पीछे की चीज़ें लेके आ रहे हैं कि वो जी हमारे लीडर को ये हो गया तो हमने तुम्हारी ऐसी ऐसी कर देनी है। लोग अब कुछ और डिमांड कर रहे हैं। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। सना मिर्जा साहब, आपसे जानना चाहूँगा, आज ज़ाबरा साहब भी हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं। नवाज शरीफ की को आप किस निगाह से देखती हैं? अब तो ये तय हो चुका है कि अब 21 अक्टूबर को लाजमी पाकिस्तान आ रहे हैं, उनके इस्तकबाल की तैयारियां भी जारी हैं। दीगर सियासी जमातें हमें ये कहा करती थी कि इलेक्शन उस वक्त होंगे जब नवाज शरीफ अल्टीमेटली पाकिस्तान आ जाएंगे, ये अनाउंसमेंट कर देंगे, क्योंकि वो राब्तों में है और उनको पता है कि इलेक्शन कब होने हैं। तो क्या अब उनकी वापसी को समझा जाए कि अब वाकई ही इलेक्शन की तैयारी होगी, आने वाले दिनों में मोमेंटम बनेगा, जनवरी या फरवरी में इलेक्शन हो जाएंगे? और उसके साथ साथ आप इस नून लीग और पीपल्स पार्टी के बयान जो लफ्जी गोलाबारी जारी है, आप इसको किस निगाह से देखती हैं? बहुत शुक्रिया सुहेल आपका। मैं माजरत चाहती हूँ कि मैंने थोड़ा देर से ज्वाइन किया आपको। अच्छा, आपके सवालों में 3 सवाल हैं जिसपे मैं एक एक करके बात करना चाहूंगी। एक तो ये कि नवाज शरीफ साहब की वापसी, क्या उनके पास चॉइस है या फिर नहीं? मेरा ख्याल ये कि नवाज शरीफ साहब हो या पूरी मुस्लिम लीग नून हो, उनके पास कोई चॉइस नहीं है। और अगर आप देखें तो पिछले 16 माह की जो कारकर्दगी रही है उसमें जितनी नाकामियां थी वो सारा मलबा नून लीग के कंधों पर आता है। बाकी जो पीडीएम की जमातें हैं उन्होंने बिल्कुल इससे अपने आप को अलहदा कर लिया है। दूसरी चीज इसमें अहम यह है कि अगर मुस्लिम लीग नून इलेक्शन ना भी चाहे तो फिर क्या होगा? फिर यह होगा कि निगरान सेटअप कंटिन्यू करेगा या कंटिन्यू कर सकता है, और उसमें फायदा सरासर किसका होगा? सिर्फ एस्टैब्लिशमेंट का होगा। नुकसान जो है वो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज का होगा। तो अल्टीमेटली हर पॉलिटिकल पार्टी की जो कि सियासत में जिंदा रहना चाहती है उसकी ये चॉइस होगी कि इंतखाबात हो, और नून लीग भी यही चाहेगी, चाहे मकबूलियत हो चाहे ना हो। अब नवाज शरीफ साहब की वापसी का जहां तक ये है, देखिए एक कंफ्यूजन तो पैदा हुआ था जस्टिस अता बंदियाल साहब के आखिरी दिन का जो फैसला था नैब तरामीम को रिवर्स करने का, उसके बाद। लेकिन अब अल्टीमेट कोई और चीज नहीं है कि ये दोबारा इस अमेंडमेंट्स को लेके कोर्ट्स में जाएंगे और कोर्ट्स में जाके इसको सेट असाइड करने की बात करेंगे कि वो तमाम तरामीम जो है जिनको खत्म किया गया या कलअदम किया गया उनको रिवर्स कर दिया जाए, वापस उसी पोजीशन पे ले आया जाए। इसमें एक ये पॉसिबिलिटी भी मौजूद है कि हो सकता है निगरान हुकूमत से ये काम लिया जाए, लेकिन कहीं ना कहीं कोई म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग जरूर होगी इदारों के और सियासी जमातों के दरमियान, क्योंकि अगर ये अमेंडमेंट फुली तौर पर रिवर्स हो जाती हैं तो फिर इसमें तमाम जो लीडरशिप है इंक्लूडिंग जरदारी साहब, शहबाज साहब और नवाज शरीफ साहब और दीगर कम अज कम 5 वज़रा आज़म जो साबका हैं उनके नाम इसमें आते हैं, तो वो तमाम के तमाम इसमें रगड़े जाएंगे। तो इसलिए नब अमेंडमेंट्स के ऊपर काम जरूर होगा, लेकिन मियां साहब वापस अगर नहीं आते हैं तो नून लीग का जो एक डाउनफॉल चल रहा है उस डाउनफॉल को रोकने के लिए कोई फुल स्टॉप नहीं मिल सकेगा। तीसरा आपका सवाल था कि लफ्जी गोलाबारी, तो मेरा ख्याल यह है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक अच्छी पॉलिटिक्स जानती है, प्रोफेशनल जमात है, और आपको याद होगा कि इख्तिदार के खात्मे से पहले जो पीडीएम की हुकूमत खत्म हो रही थी उसके बाद से हम देख रहे थे कि पीपल्स पार्टी ने अपनी लाइन बदल ली थी। वो वक्तन फवक्तन जब सैलाब मुतासरीन के लिए इमदाद की बात थी तो बिलावल साहब ने एक जलसे में कहा था कि जी अगर आप हमें ये सही तरीके से हिस्सा नहीं देंगे सिंध को तो हम इससे इतिहास से अलहदा हो जाएंगे। मुख्तलिफ स्टेजेस पर वो ये कहते रहे हैं, पार्लियामेंट के फ्लोर पर कहते रहे कि नवाज शरीफ साहब और जरदारी साहब अपनी पॉलिटिक्स को ठीक करें कि मेरे और मरियम के लिए जगह बने। फिर जलसों में उन्होंने कहा कि जी इत्तेहादी जमातें डर गई हैं इंतखाबात से, जरदारी साहब जो है मेरी सियासत पर असरअंदाज नहीं हो। तो कहने का मेरा मकसद ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अगर एंटी मुस्लिम लीग नून बयानिया नहीं रखेगी तो फिर क्या रखेगी? एंटी एस्टेब्लिशमेंट वो अफोर्ड कर नहीं सकते, एंटी पीटीआई बयानी की अब जरूरत नहीं रही है। तो मेरा ख्याल यह है कि उनको किसी ना किसी जमात को पंचिंग बैग बनाना है और वो मुस्लिम लीग नून है, और इसी अगर वो ये ना करे तो उनके पास फिर कोई और अल्टरनेटिव ऑप्शन नहीं है। उनके पास कोई अल्टरनेट ऑप्शन नहीं है। आजिज दामरा साहब, आपसे जानना चाहूंगा, पीपल्स पार्टी ने बड़ा कंसर्न शो किया कि जो निगरान फेडरल कैबिनेट है उसके अंदर नून लीग के साथ वाबस्तगी रखने वाले अफराद को बड़ी तादाद में लाया जा चुका है। फवाज नफाज साहब भी अब आ गए, तो फिर ये कहा गया कि जरदारी साहब भी शायद इस मामले को टेकअप करेंगे नून लीग की क्यादत के साथ। क्या अभी तक नून लीग की क्यादत के साथ इस मामले को टेकअप किया गया है, और क्या पीपल्स पार्टी भी चाहेगी आने वाले दिनों में कि उनके कुछ हमायत याफ्ता या उनके सपोर्ट वाले कुछ लोगों को भी फेडरल कैबिनेट निगरान वफाकी काबीना में शामिल किया जाए? मेरे ख्याल में इसकी जरूरत नहीं है कि पीपल्स पार्टी अपनी नुमाइंदगी चाहेगी वफाकी काबीना के अंदर, मगर हमारा एक
सो सिंपल एक मुतालबा है जिसके लिए बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कराची से लेके लाहौर तक बाय रोड सफर किया, और वो बाय रोड सफर साइलेंट सफर नहीं था कि किसी को पता ना चले और बिलावल साहब किसी शहर से गुजरे हों। मैं पूरे सूबे में उनके साथ रहा हूं, हर जगह पे उनके इस्तकबाल हुए हैं, वो आवाम के दरमियान से होते हुए वहां पर पहुंचे हैं। और दूसरी बात हम ये कह रहे हैं कि जिस तरह आपने भी इशारा किया कि अब ये पूरी कौम समझ रही है, लोग समझ रहे हैं, तजिया निगार ये तबसरे कर रहे हैं कि जो न्यूट्रल एक सिस्टम नजर आना चाहिए निगरान हुकूमत का या सिस्टम का, वो एक्चुअल नजर आना चाहिए। एक जमात के लोग अगर आपको एक जगह पर नजर आएंगे और उसको आप कहेंगे कि जी ये निगरान सेटअप है, तो सवालात उठेंगे। और हम आईनी एक मुतालबा कर रहे हैं कि इलेक्शन की डेट का ऐलान किया जाए। अब जाहिर है पीपुल्स पार्टी को यह खदशा है कि जब आप हल्का बंदियां करेंगे, जी हल्का बंदियां करनी चाहिए आपको, हम तो ये नहीं कह रहे कि आप हल्का बंदियों के बाद भी इलेक्शन का ऐलान डेट तो दे सकते हैं ना, ये तो इलेक्शन कमीशन कर सकती है। और हमारा ये मुतालबा किसी और से नहीं, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से है कि आखिर घबराहट क्या है, हिचकिचाहट क्यों महसूस की जा रही है, आप डेट दे दें। हमें यह खदशा है कि डेट ना देने और हल्का बंदियों को जब लोग अदालतों में चैलेंज करेंगे तो डेफिनेटली फिर अदालतों के फैसलों का इंतजार किया जाएगा और ये इलेक्शन डिलेट हो जाएगी। इसलिए आप डेट दे दें, और ये डेट देना इलेक्शन कमीशन का काम है, क्योंकि हुकूमत खत्म हो चुकी है, 1 महीने से ज्यादा का अरसा हो चुका है निगरान हुकूमत को। तो इसलिए पीपुल्स पार्टी एक आईनी मुतालबा रख के आगे बढ़ रही है। बिल्कुल सही है कि आपका आईनी मुतालबा तो बजा है, लेकिन अगर हम बात करें निगरान काबीना की जो इस वक्त तक बन चुकी है, अगर इसके अंदर मजीद कोई फर्दर एडिशन नहीं होती, जो अब तक काबीना मौजूद है, क्या पीपल्स पार्टी इसको बर्दाश्त कर लेगी, या आपकी स्ट्रेटजी है कि इसके अंदर कुछ रद्दोबदल लाजमी होना चाहिए? देखें, रद्दोबदल में अब पीपल्स पार्टी का तो कोई है नहीं, गवर्नमेंट है नहीं, हम उसका हिस्सा है नहीं। ये सारा मामला जो है वो निगरान प्राइम मिनिस्टर का और उन इदारों का है जो इलेक्शन कमीशन है। यहाँ पर सिंध में तो एक जो हेड मुहर्रर है थानों के, उनके पूरे सूबे में ट्रांसफर हो चुकी है। यहाँ के डेवलपमेंट फंड जो है वो 1 महीने से ज्यादा रोक दी गए हैं। वो डेवलपमेंट फंड जो ऑलरेडी एडीपी बुक का हिस्सा है, जो सिंध काबीना से असेंबली से मंजूर हो चुके हैं। इतनी बड़ी महंगाई के दौर में जहां पर बेरोजगारी उरूज पर है, अगर आप डेवलपमेंट सेक्टर को ताला लगा देंगे तो लोगों की चीखें निकली हुई हैं, और ये सिर्फ सुबह सिंध में हो रहा है। तो हम इस खदशे का इजहार कर रहे हैं, काबीना में कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा है, मगर अगर एक पार्टी को कंटिन्यू अकोमोडेट किया जाएगा तो ये मामला सिर्फ पीपल्स पार्टी का नहीं, ये पूरी कौम का है और तमाम डेमोक्रेटिक फोर्सेस का है कि अगर आप एक पार्टी को कंफर्टेबल करेंगे तो फिर इलेक्शन में सवालात उठेंगे और सिस्टम पे सवालात उठेंगे। बिल्कुल ठीक, सवालात तो उठेंगे, और जब निगरान काबीना के अंदर एक जमात से वाबस्तगी रखने वाले अफराद शामिल होंगे तो फिर फंड्स भी यकीनी तौर के ऊपर धामरा साहब रुकेंगे। नाज़रीन, यहाँ पर एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद कुछ बात जारी रखेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, चीफ जस्टिस काजी फायजीसा अपनी जिम्मेदारियां संभाल चुके हैं। आसिम मूसा साहब से जानना चाहूँगा, पूरी कौम को और वकला बरादरी को काजी फायजीसा साहब से बहुत ज़्यादा तवक्कुआत हैं। आपने भी बहुत करीबी उनका आप अक्सर उनके ऊपर आप ऑब्जर्वेशन देते रहे। आप क्या तवक्को रखते हैं कि किन चैलेंजेस का उनको सामना होगा, और बिलखसूस जो सुप्रीम कोर्ट में इस्लाहात की ज़रूरत थी और उसके साथ साथ जो बेंचेस की तश्कील का मामला था, जो आइन कानून की पासदारी थी, वो किस हद तक अब आपको इम्प्लीमेंट होती दिखाई देगी? 2012 से ऑनवर्ड उनका हम ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो बहुत आउटस्टैंडिंग रहा है। हमेशा वो डटे रहे कि आइन और कानून की पासदारी होनी चाहिए। मेमो गेट स्कैंडल हो, क्वेटा कमीशन हो, या फैज़ाबाद के हवाले से उनका फैसला हो। अब क्या तवक्कुआत हैं वकला बरादरी की, और आप जो हमारे माहिरीन कवानीन हैं? सुहेल भाई, एक तो बहुत ज़्यादा तवक्कुआत नहीं होनी चाहिए। ना कोई सुपरमैन होता है और ना कोई टार्जन होता है, और ना किसी का जानिसार होना चाहिए। खैरखाई यही है कि मेरिट की बात करनी चाहिए, जहाँ तनकीद हो वहाँ तनकीद करनी चाहिए, जहाँ तारीफ़ हो वहाँ तारीफ़ करनी चाहिए। करने को तो बहुत कुछ है, और काजी साहब यकीनन एक नेक नाम जज हैं, लेकिन वो जो बहुत कुछ करने को, अगर मैं उसको एक फ़िक्रे में बयान करूँ ना सुहेल साहब, तो वो ये है कि पाकिस्तान के निज़ाम इंसाफ को डीकॉलोनाइज़ करने की ज़रूरत है। अगर काजी साहब इस तरफ कुछ कदम उठा पाते हैं तो हम समझेंगे कि काजी साहब ने हमारी तवक्कुआत को पूरा किया। ज़ाहिर है 12-13 महीने में कोई एक फ़र्द तो तब्दीली नहीं ला सकता, बहुत कुछ तो पार्लियामान का करने का है, कानून तो उन्होंने बनाने, लेकिन मैं मुख्तसरन चंद चीज़ें आपके सामने रख देता हूँ। ये जितनी आपकी इंसाफ से मुत्तसिल जुरिस्प्रूडेंस है, ये सुहेल साहब नो आबादियाती है जो 1857 के 3 साल बाद तश्कील दी गई है। इसमें जो इंसाफ है ये आपका हक नहीं है,
ये नौआबादियाती हुकाम आपको एक्ट ऑफ बिनोवेलेंस के तौर पे इंसाफ दे देते थे तो ठीक है, वरना वो आपको कुचल देते थे। इसीलिए आप आज भी प्रेयर लिखते हैं, इसीलिए साइल आज भी हरगुजार है और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट में 50,000 केसेस पेंडेंसी में पड़े हुए हैं सर। लिहाजा कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है कि केसेस कितने हो गए। अपॉइंटमेंट का जो तरीक़ाकार नहीं है, यह है तो कमज़ोर है और उसके ऊपर सवाल उठते हैं। अगेन नौआबादियाती लेगेसी है। अकाउंटेबिलिटी का कोई ठोस मैकेनिज़्म नहीं है। रेफरेंसेस पड़े हैं तो पड़े हैं और जिसके खिलाफ उठाने हैं उसके खिलाफ उठा के सुन लिए जाते हैं, जिसके खिलाफ नहीं सुनने उसके खिलाफ नहीं सुनने। अगेन ये वही है कि जज मर्जी के बनाए जाते थे नौआबादियाती दौर में और उनकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं थी। और फिर दो चीज़ें बहुत अलामती नोयत की हैं लेकिन वो बहुत ज़रूरी हैं जी। एक ये है कि हमारे मोअज़्ज़िज़ जजेस बतौर शहरी, बतौर कानूनदान, मुझे ये चीज़ तकलीफ़ देती है, इसलिए मैं दरख्वास्त कर रहा हूँ कि वो तो आते हैं उसी लिबास में जो नौआबादियाती जजेस लेकर आए थे अपने साथ, लेकिन उनके पीछे जो खुद्दाम अदब खड़े होते हैं उनको आपने अचकन पहनाई है और उनको आपने जनाह कैप पहनाई है। ये ट्रेडिशन नौआबादियाती आया था टीपू सुल्तान की शहादत से, जब मुस्लिम अशराफिया की हर रवायत की तजलील की गई। वो एक लंबा चैप्टर है, मैं अगर उसमें जाऊं तो वो बात बहुत आगे बढ़ जाएगी। एक तो इसको ख़त्म करने की ज़रूरत है। बिल्कुल सही। दूसरा यह है कि बतौर शहरी, मैं खुद अंग्रेज़ी अदब का स्टूडेंट हूँ, ये कोई नफ़रत नहीं है उससे, लेकिन मैं समझता हूँ कि बतौर शहरी ये मेरा बुनियादी इंसानी हक़ है कि मेरा कानून भी मेरी ज़ुबान में हो, मेरी अदालतें मेरी ज़ुबान में डिस्कशन करें और मेरी अदालतें मेरी ज़ुबान में फ़ैसला करें। काजी साहब एक इंतज़ामी हुक्म से ये भी कर सकते हैं। फिर ये है कि आपने एक इस्लामिक टच दिया हुआ है अपने निज़ाम इंसाफ के अंदर सर। आपने फेडरल शरीयत कोर्ट बनाई है और सुप्रीम कोर्ट का शरीयत अपलेट बेंच बनाया हुआ है। पिछली सदियों के केसेस भी पड़े हैं, वो बेंच ही नहीं बनता। या तो सारे जजेस को, अगर इस्लामी स्टेट है तो सबकी ट्रेनिंग करें। बिल्कुल सही। इस चीज़ को देखने की जरूरत है। सुओ मोटो को देखने की ज़रूरत है सर। कभी समोसों पे हो जाता है, कभी चप्पल कबाब पे हो जाता है। सुओ मोटो की पावर सुप्रीम कोर्ट की बड़े पैमाने के ऊपर इस्लाहात की जरूरत है, बहुत कुछ करने को है। डेफिनेटली सना, आपसे जानना चाहूंगा, सुप्रीम कोर्ट में 60,000 से जायद केसेज हैं जो फाइलों में दफन होकर बोसीदा हो चुके हैं। जो इंसाफ है हम देखते हैं कि शराफिया के हद तक महदूद रहता है और आवाम के जो केसेज हैं वो पेंडिंग चले आ रहे हैं मुसलसल। आप काजी फायज़ साहब के माजी को मद्देनजर रखते हुए क्या तवक्को रखती हैं कि किस हद तक अदालती इस्लाहात करने में कामयाब हो पाएंगे? देखिए, मेरा ख्याल है कि ये बहुत बड़ा चैलेंज होगा, लेकिन अदालती इस्लाहात शायद उनकी प्रायोरिटी हो या ना हो ये वाज़े नहीं है, लेकिन एक चीज़ ज़रूर उनकी प्रायोरिटी होनी चाहिए और वो ये है कि अदालत को जिस तरीके से मुतासिबाना परसेप्शन बिल्डअप हुआ है सोसाइटी में, या ये परसेप्शन बिल्डअप हुआ है कि एक खास जमात की जानिब या एक खास हल्के की जानिब झुकाव है। अभी आपने 60,000 का हवाला दिया, तकरीबन 56 से 60,000 के करीब केसेस खुद चीफ जस्टिस साहब जाते जाते बता कर गए जो साबका है, लेकिन उन्होंने ये इस हवाले से इज़हार ख्याल नहीं किया था कि आया वो दरखास्तें जो कि लगती थी वो अगले दिन सुनवाई के लिए कैसे उनका नंबर लगा दिया जाता था। वो लोग जो कि सालों से इंतजार कर रहे थे अपनी दरखास्तों का कि कभी तो उनका नंबर आएगा, उनका कौन पूछने वाला है। आप आज एप्लीकेशन फाइल करते थे, कल वो लगी हुई होती थी, उसके लिए आप फुल बेंच भी बना देते थे, उसके लिए आप जजेस को जो है वो व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर आप उनकी बेंचेस भी चेंज कर देते थे। जस्टिस फायज़ ईसा साहब 2019 से ड्यू था कि उन्होंने चीफ जस्टिस बनना है, लेकिन आपने उनको होल्ड करके रखा। फिर एक तवील अरसे से, जो 1 साल 8 माह का महीना था, आपने उनको किसी भी आईनी इशू के ऊपर बेंच का हिस्सा नहीं बनने दिया, क्योंकि आपको पता था कि उनकी सोच क्या है। तो मेरा ख्याल है कि पहले जो परसेप्शन बना ना अदालत का, ओवरऑल जो मोराल आजकल अदालतों का डाउन हुआ है, जो हमारे इस्लामाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ये कह रहे हैं कि जी मुझे तो सैंडविच बना दिया है आपने, अपर कोर्ट्स और लोअर कोर्ट्स ने, यानी कि जो इस्लामाबाद हाईकोर्ट है वो सैंडविच बन चुकी है। तो कहने का मकसद ये है कि आपको कम से कम ये परसेप्शन क्लियर करने की जरूरत है कि कोर्ट्स कंट्रोवर्शियल नहीं है, वो किसी एक जमात की तरफ झुकाव नहीं रखती है। उनका मकसद अदालतों की आइन की तशरीह करना होता है, आइन मुरत्तब करना नहीं होता। पार्लियामेंट और अदालतों के दरमियान जो महाजाराई पिछले 6 महीने से 8 महीने में हमें नजर आई, और खास तौर पर चीफ जस्टिस साहब ने भी जाते जाते कहा कि जी मुझे आइनी मामलात में उलझाया गया, तो खुद भी उन्होंने उलझने की कोशिश की। तो मेरा ख्याल यह है कि इस परसेप्शन को पहले ठीक करने की जरूरत है, उसके बाद जो दूसरे मारूजी इशूज हैं उसके ऊपर उनको आना चाहिए। लेकिन सबसे पहले तो आपको अपने इदारे का परसेप्शन बेहतर करना है, जो कि आई थिंक एस्टैब्लिशमेंट भी, इसमें मैं एक छोटा सा नुक्ता कहूंगी कि जब एस्टैब्लिशमेंट कंट्रोवर्शियल होने लगी तो उसके बाद नए जो आर्मी चीफ आए तो उन्होंने कहा जी अदालत जो हमारी कोर्ट एस्टैब्लिशमेंट है वो न्यूट्रल है। कमर बाजवा साहब ने जाते जाते सब कुछ खराब करने के बाद आखिर में उसको न्यूट्रल कर दिया। तो एस्टैब्लिशमेंट ने भी अपने परसेप्शन को बेहतर करने की कोशिश की, हुआ या नहीं ये एक अलग डिबेट है।
तो आई थिंक फाइज ईसा साहब को सबसे पहले अदालतों के ऊपर ट्रस्ट लेवल बहाल करना पड़ेगा कि चाहे पीटीआई हो या नून लीग हो, वो दरखास्त लेकर जाए तो जो उसके जो जिस लेवल पर वो जिस मयार पर पूरा उतरती है उसके लिहाज से उसको देखा जाए, पसंद और नापसंद के सना, लिहाज से उसके लिए बहुत जरूरी है जो आपने ऑब्जर्वेशन दिए, उसके लिए जरूरी है बेंचेस की तश्कील बहुत मैटर करती है। और बेंचेस की तश्कील का मामला हो या 184(3) के केसेस का मामला हो, पीडीएम की हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट मंजूर किया था, उसके ऊपर हुक्म इम्तना आ गया था, लेकिन उसके बाद हमने देखा कि वही पुराना तरीकेकार के मुताबिक बेंचेस बनते रहे। लेकिन अब इसी केस को मंडे यानी कल फिक्स किया गया है, इसको दोबारा सुना जाएगा। हुक्म क्या तवक्को करती है कि हुक्म इम्तना खत्म हो जाएगा और बेंचेस की तश्कील जो नया कानून मंजूर हुआ था उसके बहाल होने के बाद उसके मुताबिक हो सकेगी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में? मेरा ख्याल है सोहेल ये $1 मिलियन क्वेश्चन है, क्योंकि देखिए जब अता बंदियाल साहब थे तो उस वक्त ना बड़े प्रिडिक्टेबल थे। जब कोई केस लगता था तो हमें 50% से ज्यादा अंदाजा होता था कि किस किस्म का फैसला आ सकता है। लेकिन आई थिंक जस्टिस फाइज ईसा साहब जिस किस्म की शख्सियत है, मुझे लगता है कि जो आईनी और जो कानूनी डोमेन है कोर्ट्स की वो उसके ऊपर रहेंगे, चाहे उसके लिए उनको उस रूल को, उस कानून को उड़ाना पड़े, उसमें अमेंडमेंट के लिए उसको वापस पार्लियामेंट भेजना पड़े, उसको दोबारा हुकूमत के पास भेजना पड़े। तो आई थिंक उनको हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। जो कानूनी उमूर के एक्सपर्ट्स हैं, जो लीगैलिटीज उसकी हैं, वो उसके ऊपर शायद मद्देनजर उसको रखते हुए कोई फैसला करेंगे। और आई थिंक देखिए उनकी इंटेंशन ठीक है, इसलिए उन्होंने फुल बेंच बनाया है। अगर उनकी इंटेंशन ठीक ना होती तो शायद वो लिमिटेड जजेस के साथ या हम ख्याल जजेस के साथ बेंच बनाते। तो आई थिंक वो एक म्यूचुअल कंसेंट के साथ डिसीजन लेना चाहते हैं। वो डिसीजन कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये जरूर है कि आइन और कानून के मुताबिक होगा। बिल्कुल सही। आजिज जामरा साहब, आपसे जानना चाहूंगा, निज़ाम अदल की वजह से हमारा पूरा सियासी और मुआशी निज़ाम बुरी तरह से मुतासिर हो चुका है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की तैनाती को किस निगाह से देखती है, और जो अदालती इस्लाहात हों, इंसाफ की फराहमी का मामला हो, किस हद तक आप पूरी उम्मीद हैं कि मामला मजीद हमें काफ़ी हद तक बेहतर हो सकेंगे काजी फाइज ईसा साहब के टाइम में, अगरचे टाइम उनके पास तकरीबन 1 साल के लगभग ही होगा? देखिए मेरे ख्याल में कि एक चीफ जस्टिस के लिए 1 साल का अरसा ठीक अरसा है। अगर उनकी डायरेक्शन ठीक है, नीयत ठीक है, तो वो अपने डिसीजन जो है वो करके उस पर इम्प्लीमेंट भी करवा सकते हैं। मगर इशू यह है कि बड़ी मादरत के साथ कि चौधरी इफ्तिखार के बाद आने वाले तमाम मौजूद चीफ जस्टिस साहबान जो रिटायर हो गए, उनके रिटायरमेंट के बाद हम ये बड़ी मादरत के साथ कहना पड़ रहा है कि आइडियल एक पॉलिसी या सिचुएशन नहीं कह सकते हैं कि वो जो हमारे आम केसेस हैं वो अब उसकी फिगर जो है वो साबिक चीफ जस्टिस साहब बता के गए कि 56,000 से अब हो चुकी है, प्लस हो चुकी है। तो अब कोई भी चीफ जस्टिस उस फिगर को कम नहीं कर गया जाते जाते रिटायरमेंट पे, ताकि हम जब ये तबसरा कर रहे हों तो हम कहें कि जी उस लिस्ट को जरा उन्होंने कम किया, बहुत सारे केसेस निपटाए, मगर पॉलिटिकल और कॉन्स्टिट्यूशनल जो हमारे रेफरेंसेस थे या जो केसेस थे उन पे बड़ी जो हमारे साबिक चीफ जस्टिस साहिबान थे उनका फोकस होता था, और उन पे डिसीजंस पे फिर पॉलिटिकल तबसरे बहस मुबाहसे से शुरू हो जाते थे। आम शहरी को, कॉमन सिटीजन को उनका कोई फायदा नहीं हो रहा था। तो ये तवक्का पीपल्स पार्टी रखेगी नए चीफ जस्टिस से कि वो जहां तक कॉन्स्टिट्यूशनल जो उनके केसेस हैं उनको इमीडिएटली, यहाँ तो इतवार को भी अदालतें खुली और यहाँ पर तो जो हाई कोर्ट में केस चल रहे थे ड्यूरिंग उस केसेस के सुप्रीम कोर्ट डिसीजन दे दी थी। यहाँ पे बंदियाल साहब की मैं बात कर रहा हूँ जब वो चीफ जस्टिस थे। तो ये तमाम ऐसे मामला थे जिसको हम आइडियल एक सिचुएशन नहीं कह सकते। आइडियल सिचुएशन के लिए जो जजेस हैं, बेंच होगी, उनके जो फैसले होंगे उस पे हम तबसरा कर सकेंगे। बाकी पीपल्स पार्टी की कोई जाती ख्वाहिश नहीं है। हाँ, मैं चाहूंगा बतौर पीपल्स पार्टी कारकुन कि शहीद जुल्फकार अली भुट्टो का जो रेफरेंस जो इंतजार कर रहा है उसको अगर टेकअप कर दिया काजी फाइज ईसा साहब ने, तो मेरे ख्याल में इससे भी एक न्यूट्रलिटी होगी कि वो तमाम जो रेफरेंसेस जो पेंडिंग में हैं और आम कॉमन सिटीजन के जो केसेस पड़े हैं उनको फोकस करना। बिल्कुल सही। आजिज जामरा साहब, आखिरी सवाल आपसे जानना चाहूंगा, महंगाई के बायस अवाम बेहाल हो चुके हैं, 16 माह तक आप पीडीएम के साथ इत्तेहाद में रहे, पीडीएम की हुकूमत जिनके आप इत्तेहादी थे, आपको ऐसे बड़ी तब्दीली लाने में, बड़ी बेहतरी लाने में क्यों कामयाब नहीं हो सके कि आज अवाम को कुछ सुख का सांस लेते? देखें, मैं अगर इस पर थोड़ा तबसरा करूंगा तो बात यही होगी कि जी आप माजी पे तबसरा कर रहे हैं। 2018 में जो सही डायरेक्शन में मुआहदे नहीं किए गए आईएमएफ से, और उस वक्त आपको याद होगी कि मेरी लीडरशिप ने ये कहा था कि हम मईशत पे सीओडी करने के लिए तैयार हैं और आपको टाइमली आईएमएफ के पास जाना चाहिए। मगर उस वक्त अपोजिशन के इस मुतालबे को मानने के बजाय कहा गया कि जी हम
खुदकशी कर लेंगे, मगर नहीं करेंगे। वो दरवाजे बंद हो चुके थे IMF के मुआहदे के, फिर दरवाजा खटखटाया गया, फिर जबरदस्ती आपने मिन्नतें करके तरले करके मुआहदे किए। वो मुआहदे जो सिग्नेचर करके आप आए थे उनको इम्प्लीमेंटेशन का मसला हुआ, फिर आपने मुंह मोड़ दिया था उन मुआहदों से, फिर IMF को आपने नाराज कर दिया। तो ये तमाम वो सूरत हाल थी। अगर IMF के पास नहीं जाती PDM हुकूमत, उससे इससे ज्यादा खतरनाक सूरत हाल दरपेश होती जो आज है। तो ये अनफॉर्चुनेट सूरत हाल है, कोई सूटेबल नहीं है, हमें एहसास है उसका। मैं भी शिकार हूं, आप भी हैं, आपकी पूरी टीम है और पूरी कौम है। बेहतरी की उम्मीद रखनी चाहिए और आइंदा हुकूमत जो भी आए, अगर कोई मुआहिदा करे तो कम से कम ये जो इम्प्लीमेंटेशन हो, IMF उस पर राजी हो। ये ना ताने मारे कि जी आप जो वादे करते हैं वो मुकर जाते हैं, ताकि फिर कोई सख्त फैसला बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। आज़िम मूसा, आपसे जानना चाहूंगा, बेहतरी की उम्मीद तो लाजमी रखनी चाहिए, लेकिन अल्टीमेटली जिम्मेदार है कौन? 2018 का सिनेरियो जिम्मेदार है या अप्रैल 2022 के बाद आने वाले? सुहेल साहब, मेरे लिए बड़ा मुश्किल है ये कहना कि इसका जिम्मेदार कौन है, लेकिन मेरा ख्याल है कि कुछ गलत फैसले इमरान खान साहब के दौर में ऐसे हुए जिसका खमियाजा हमें भुगतना पड़ रहा है, लेकिन जिम्मेदार सारे हैं। मैं उसको मुख्तसर नर्ज कर देता हूँ कि आप पीपल्स पार्टी, PMLN और PTI, 3 बड़ी जमातें हैं ना, इनमें आप मुझे कोई फोरम बता दें जो इन लोगों ने बनाया हुआ हो, जो मुल्की मईशत को देखे, जो मुल्की मईशत में नए एवेन्यूज़ एक्सप्लोर करे, जो चैलेंजेस को देखे और जिसके पास कोई मुतबादिल मुआशी विजन हो। मतलब ले दे के वही 3-4 शख्सियात हैं, वो मुशर्रफ कैबिनेट में भी होती हैं, वो जरदारी कैबिनेट में भी होती हैं, वो इमरान कैबिनेट में भी होती हैं। 3-4 लोग हैं, IMF के साथ उनके उनका तजर्बा है। आपका लोकल विजडम, आपकी पॉलिटिकल इकानमी के बंदे, आपकी एक्सपर्ट टीम, आपके इदारे कहाँ हैं? आप इंस्टीट्यूशनलाइज नहीं कर सके अपने इकनॉमिक एक्सपर्ट्स को, आपके पास है ही कुछ नहीं। आपकी सियासी जमातें बस यही हैं कि कुछ सतही से फिक्रे इधर उछाल दो, कुछ उसको गालियां दे दो, कुछ तलखी और तुंडी पैदा कर दो। तो जब तक आप सियासी जमातों के अंदर इदारा साजी की तरफ नहीं जाएंगे तो आपके पास बंदे ही नहीं होंगे, तो मईशत कौन देखेगा? बिल्कुल सही। सना, आपसे जानना चाहूंगा, आइंदा इलेक्शन जो लगता है 2024 में होंगे, क्या मुस्लिम लीग नून, जमीयत उलमा इस्लाम या पीपल्स पार्टी, जो जमात इलेक्शन के अंदर हिस्सा ले रही होगी, बिलखसूस PDM इत्तेहाद की जमातें, क्या अपने आप को महंगाई से बरिउल जिम्मा करार दे सकेंगी? और किस नारे के ऊपर आवाम से वोट मांगेगी? आप क्या तवक्को रखती हैं, एक्सपेक्ट कर रही हैं? देखिए, ये बड़ी दिलचस्प सिचुएशन है, क्योंकि अगर आप देख सकें तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो बात कर रही है कि जी 2008 और 2013 तक का जो दौर था बड़ा सुनहरा दौर था और पाकिस्तान ने दिन दुगनी और रात चौगनी तरक्की की। मुस्लिम लीग नून बात कर रही है कि जी 2013 से लेकर जो 18 तक का दौर था वो बड़ा जबरदस्त था, लेकिन वो जो 16 माह गुजार के गई है PDM की हुकूमत में, ये 12-15 जमातें ही तो इसके ऊपर बात ही नहीं कर रहे हैं। इसके ऊपर इसलिए बात करनी बड़ी जरूरी है कि इस पूरे 16 माह में जो कुछ पाकिस्तान के अवाम के साथ हुआ, आप खुलकर बात करें कि जी PTI ने जो किया उसका बोया हम आज काट रहे हैं। आप वो हकाइक सामने लेके आए। अगर आप इसके जिम्मेदार नहीं है, आप हकाइक भी सामने नहीं ला रहे, आप अवाम को अंधेरे में भी रख रहे हैं और फिर आप उसके ऊपर बात भी नहीं करें, तो ऑब्वियसली फिर अवाम यही सोचेंगे कि शायद PTI दुरुस्त थी। तो मेरा ख्याल ये है, क्योंकि मैं ना PTI की हिमायती हूँ, ना नून की और ना पीपल्स पार्टी की, लेकिन मैं बात ये कर रही हूँ कि अगर किसी और का किया हुआ आज आप भुगत रहे हैं तो आपको उस हकाइक को सामने लाना चाहिए। आप हुकूमत का हिस्सा थे। इनके पास अपने अपने बयानिए जरूर हैं, लेकिन कोई भी हुकूमत आ जाए, अगले 2 से 3 साल इकोनॉमिकली पाकिस्तान के लिए जबरदस्त क्रंच के होंगे। ये बेहतरी की तरफ गामजन जरूर हो सकते हैं अगर हम जून में एक नया एग्रीमेंट, जो कि हमने करना है, नई इंटरिम गवर्नमेंट इसीलिए जानी बड़ी जरूरी है कि इंतखाबात होंगी, एक फुल फ्लेज गवर्नमेंट आएगी, उससे हमने एक नया एग्रीमेंट करना है। तो जब तक वो गवर्नमेंट आएगी उसको अगले 2-3 साल भी मुश्किल गुजारने पड़ेंगे और सख्त फैसले करने पड़ेंगे और महंगाई शायद स्टॉक जरूर लग जाएगा, लेकिन इसमें कमी नहीं आ सकेगी। बिल्कुल ठीक। सना, आपका बहुत शुक्रिया। आज ज़ामरा साहब आपने में ज्वाइन किया, आसिम मूसा आप बहुत शुक्रिया। अभी भी अवाम को मजीद मुश्किल कुछ वक्त बर्दाश्त करना होंगे, लेकिन महंगाई के जिम्मेदार कौन है, मेरे ख्याल में ये अवाम आइंदा इलेक्शन में इसका फैसला कर लेंगे। नाज़रीन, यहाँ पर एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि वफाकी हुकूमत ने पाकिस्तान स्टील मिल की निजकारी से मुतल्लिक क्या फैसला किया है और घर बैठे मुलाजमीन को 1 अरब 24 करोड़ रुपए अदा करने की क्यों तैयारी कर ली गई है। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। निगरान हुकूमत ने कौमी खजाने पर बोझ बनने वाली PIA समेत सरकारी कॉरपोरेशन और कंपनियों की निजकारी के लिए कमर कस ली है। 683 रुपए असासों की हामिल पाकिस्तान स्टील मिल्स की निजकारी का पहला मरला तो अबूर कर लिया गया है, जिसके तहत 5679 मुलाजमीन को फारिग कर दिया गया है, जबकि लेबर कोर्ट से इजाजत मिलते ही 3100 बाकी मुलाजमीन को भी फारिग कर दिया जाएगा। 2008 से खसारे में जाने वाली पाकिस्तान स्टील मिल्स को अब तक मजमूई तौर पर 6 अरब रुपए का नुकसान हो चुका है। माहिरीन के मुताबिक पाकिस्तान स्टील मिल्स की बंदिश के बायस मुल्क की मौशियत को इंपोर्ट, स्मगलिंग, मिसडिक्लेरेशन के बायस 15 अरब डॉलर का नुकसान पहुंच चुका है। 2015 से पाकिस्तान स्टील मिल्स का ऑपरेशन मुकम्मल तौर पर बंद है, मगर मुलाजमीन को तनख्वाहों की अदायगी
पर अरबों रुपए मुसलसल खर्च हो रहे हैं। वजारत निजकारी ने वजारत सनत व पैदावार से सिफारिश की है कि पाकिस्तान स्टील मिल्स की निजकारी का अमल जारी है, लिहाजा जल्द अज जल्द सुई सदरन गैस कंपनी के अरबों रुपए के वाजबात का मसला हल करके NOC जारी किया जाए ताकि निजकारी का अमल मुकम्मल हो सके। वजारत सनत व पैदावार ने घरों में बैठे हुए 3100 मुलाजमीन को तनख्वाहों की अदायगी के लिए कौमी खजाने से 1 अरब 24 करोड़ रुपए फौरी तौर पर रिलीज करने की सिफारिश कर दी है, जिसकी इक्तसादी राब्ता कमेटी से 19 सितंबर को बाज़ाब्ता तौर पर मंजूरी हासिल की जाएगी। मगर सवाल यह है कि पाकिस्तान स्टील मिल्स की निजकारी के बगैर बहाली आखिर क्यों कर मुमकिन नहीं है। 2015 से बंद पाकिस्तान स्टील मिल्स के मुलाजमीन को वजारत सनत व पैदावार बगैर किसी काम के सालाना अरबों रुपए तनख्वाहों की मद में तो अदा कर रही है, मगर इन मुलाजमीन से कोई काम लेना क्यों मुमकिन नहीं। जी, इसी के साथ हमें ज्वाइन किया है ममरेज़ खान साहब ने। आप कन्वीनर हैं पाकिस्तान स्टील मिल्स स्टेक होल्डर्स के। ममरेज़ साहब, आपसे जानना चाहूँगा, पाकिस्तान स्टील मिल जिसके असासों की मालियत 683 अरब है, 2015 से मुकम्मल तौर पर बंद है, 2008 से इसको मुकम्मल खसारे का सामना है, 2006 से एक ही तमहीद बांधी जा रही है कि पाकिस्तान स्टील मिल्स की निजकारी की जाए और कोई हल नहीं है। आपने रिसेंटली निगरान वज़ीर-ए-आज़म को ख़त भी लिखा। निजकारी के अलावा क्या इसका कोई और हल हो सकता है या अपने इसको औने पौने दामों हर सूरत फरोख्त करना है? बहुत शुक्रिया सुहेल इकबाल भट्टी साहब। पाकिस्तान स्टील मिल के असासों की मालियत 30 जून 2022 को ऑडिटेड अकाउंट्स के मुताबिक 839 अरब है, 839 बिलियन। बिल्कुल सही। और इसका खसारा और कर्जा 640 अरब। अब यह है कि पाकिस्तान स्टील मिल की निजकारी जो 2006 में सुप्रीम कोर्ट ने कैंसिल की थी, वो उन्होंने ये कहा था कि इसमें शफाफियत नहीं है, इसकी वैल्यूएशन नहीं हुई है और इसके 75% शेयर बेच दिए गए थे 21 अरब में, जबकि उस दिन पाकिस्तान स्टील मिल के पास कैश और सिर्फ खाम माल और फिनिश गुड की इन्वेंट्रीज 22 अरब थी। बाकी 19,000 एकड़ जमीन और प्लांट 75% मुफ्त में जा रहा था, वैल्यूएशन नहीं होती। पाकिस्तान स्टील मिल के मुतल्लिक जो बयानिया बनाया गया है वो प्राइवेट सेक्टर के वो लोग और ये ब्यूरोक्रेसी और ये हुक्मरान, उसको आज तक किसी ने काउंटर नहीं किया। मैं मीडिया का मशकूर हूं कि जिन्होंने मतलब स्टील मिल के इशू को हाईलाइट किया। जहां तक पाकिस्तान स्टील मिल का तल्लक है, पाकिस्तान स्टील मिल की रिव्यू पिटीशन 2006 की आज भी पेंडिंग पड़ी है सुप्रीम कोर्ट में। उस रिव्यू पिटीशन का ये था कि निजकारी कमीशन ने तो 2012 में अपनी वो रिव्यू पिटीशन वापस ले ली, आरफ हबीब ग्रुप की डिस्पोज ऑफ कर दी गई, जिसको रिस्टोर किया गया 2018 में, और उसके बाद आज तक ये लगी नहीं। आप अंदाजा लगाएं कि 2006 की 2023 तक रिव्यू पिटीशन नहीं जिसके अंदर के निजकारी में शफाफियत नहीं थी। इमरान खान साहब ने यह वादा किया था कि मैं मिल को बहाल करूंगा और एहतसाब करूंगा। वो 43 महीने में न मिल को बहाल किया न एहतसाब किया। इस वक्त मिल का जो खसारा है अगर देखा जाए तो 650 अरब रुपए से ज्यादा खसारा और कर्जा है। मगर सिर्फ ये स्टील मिल का नहीं है, अगर इसका मईशत के ऊपर इम्पैक्ट और कौमी खजाने को खसारा देखा जाए तो इसके साथ वजारत सनत व पैदावार, निजकारी कमीशन, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस और FIA जो इंटीरियर मिनिस्ट्री का हिस्सा और नैब, इनका किसी का परफॉर्मेंस ऑडिट नहीं है कि वो तिजारती पॉलिसी क्या बनाएगी जिससे लॉस ऑफ रेवेन्यू हुआ FBR को। वो तो मुख्तलिफ माहिरीन कहते हैं कि मुल्की मौशियत को पाकिस्तान स्टील मिल बंद होने के नतीजे में 15 अरब डॉलर से ज्यादा नुकसान हुआ। ये अपनी जगह पर है, लेकिन सर जानना ये चाहता हूँ अब निगरान के मैं ये जानना चाहूंगा, फवाद साहब आ चुके हैं, वो निजकारी के हवाले से बहुत फास्ट ट्रैक पे काम कर रहे हैं। वो कहते हैं सिर्फ 2 अब रुकावटें हाइल है, तकरीबन 3100 रिमेनिंग जो उनके एम्प्लॉयज हैं उनको फारिग करना है और उसके बाद SCGC से NOC लेने के बाद इसकी हमने मैनेजमेंट कंट्रोल, इसकी निजकारी मुकम्मल कर देनी है। तो ये तो बहुत एडवांस स्टेज पर जा चुकी है, इसका हल क्या है, कैसे इसको दोबारा रिवाइव किया जा सकता है?
एडवांस स्टेज पे जनाब शौकत अजीज और परवेज मुशर्रफ की हुकूमत तो लेटर ऑफ इंटेंट दे चुकी थी, शेयर परचेज एग्रीमेंट्स हैं। फवाद हसन फवाद साहब जो है ये जो है PMLN की हुकूमत के साथ रहे हैं। ये बिल्कुल जिस रास्ते पे जा रहे हैं ये डिजास्टर होगा और ये नहीं कर पाएंगे। असल जो रुकावट है वो पाकिस्तान स्टील मिल की लाइबिलिटीज हैं जो 400 अरब रुपए से ज्यादा है। जब तक वो सेटल नहीं करेंगे और मुलाजमीन 12% के शेयर होल्डर हैं। ये शेयर होल्डर जो हैं उनको अगर 650 अरब का देखा जाए तो 75 अरब उनसे लेने हैं। मुलाजमीन जो है ये तो असासा है, मुलाजमीन और स्टील मिल असासा है, मगर जिन्होंने मिल को दानिस्ता तबाह किया है, इस मुनाफा कमाने वाली मिल को, मिल लाइबिलिटी नहीं थी, जिन्होंने तबाह किया उनका एहतसाब क्यों नहीं करते, इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं करते? जिन्होंने मेरे मुल्क को 650 अरब रुपए का नुकसान पहुंचाया, 15 अरब डॉलर मैशत को, क्या उनको बेल आउट करने के लिए फवाद हसन फवाद साहब इसको जो अप्रूव करेंगे? अच्छा ममरे साहब, जो हमें सरकारी दस्तावेज मसूल हुई हैं, ममरे साहब आपसे जानना चाहूंगा, उसके मुताबिक 5,679 मुलाजमीन को फारिग किया जा चुका है, 3,100 मजीद मुलाजमीन फारिग होने हैं। लेबर कोड की एक कंडीशन है जिसकी वजह से ये अभी तक मुलाजमीन फारिग नहीं हुए और इस कंडीशन को भी जल्द अबूर कर लिया जाएगा इन सरकारी दस्तावेज के मुताबिक। फिर तो इसका मतलब है कि सिर्फ जो लाइबिलिटी का मामला है वो रह जाएगा, मुलाजमीन का मामला हुकूमत हल कर लेगी। मुलाजमीन का मामला इसलिए नहीं हल कर सकते कि सुप्रीम कोर्ट में इमरान खान हुकूमत ने झूठ बोला, उनका कंधा इस्तेमाल कर रहे हैं, लेबर कोर्ट का कंधा। पाकिस्तान स्टील मिल का मुलाजमीन लाइबिलिटी नहीं है, ये हुकूमतें लाइबिलिटीज हैं। 2005 से लेकर अब तक जिन्होंने 15 अरब डॉलर मेरी मईशत को, ये मुलाजमीन ने नहीं पहुंचाया। मुलाजमीन को तो काम करना था, सनती अमन बरकरार रखना था, उन्होंने रखा, मगर इन हुक्मरानों का एहतसाब कौन करे जिनके ब्लेंडर की कीमत अवाम और ये मुलाजमीन जो है और ये मुल्क अदा कर रहे हैं। मेरी अपील होगी वजीर आजम पाकिस्तान से, सदर पाकिस्तान से, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से और मुसल्लह अफवाज के चीफ से जो सिफेक का मेंबर हैं कि हमें सुने, उसके बाद मुल्क की मफाद में हम तावन करेंगे। मगर बात यह है जिस मिल को हम खुद बहाल कर सकते हैं, स्टील मिल के अपने वसाइल से बहाल कर सकते हैं बगैर नजकारी किए, क्यों नहीं हमें सुनते? इनके इंडस्ट्रियन की कॉस्ट जो है वो टैक्स पेयर क्यों पे करे? खुदा के लिए आपने रिसेंटली निगरान वज़ीर आज़म को खत लिखा, इससे पहले वजारत सनअत व पैदावार को भी अब कई खतूत लिख चुके। आपके पास क्या सोल्यूशन है पाकिस्तान स्टील मिल्स को खसारे से निकालने का, उसकी बंद पैदावार को दोबारा से बहाल करने का? प्रैक्टिकली सोल्यूशन क्या हो सकता है? प्रैक्टिकल सोल्यूशन ये होता है नॉलेजेबल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर रिकॉन्स्टिट्यूट करें, प्रोफेशनल मैनेजमेंट लगाएं, फैक्टर लीडिंग टू लॉसेस इन्वेस्टिगेट करें ताकि वो फ्लड गेट बंद करें जिनकी वजह से ये मुनाफा कमाने वाली स्टील मिल तबाह हुई थी। इसकी जमीनों पे जिन्होंने कब्जा की जाए। स्टील मिल आज भी गोल्ड माइन है, हमें किसी फॉरेन फंडिंग की किसी चीज की जरूरत नहीं है, मगर ये हुकूमतें अपनी जिम्मेदारी पूरी करें। ये बड़े जो जमहूरियत पसंद है, पार्लियामेंटेरियन है, ये कौमी असम्बली, ये सेनेट पब्लिक अकाउंट कमेटी, मेरी मिल लुट गई है, हम रोते रह गए, शिकायतें करते रह गए। क्या किया इन्होंने मेरे मुल्क को बचाने के लिए? रूल ऑफ लॉ वाले भाई, मेरे वहां पे केसेस पड़े हैं सुप्रीम कोर्ट में, हमें सुनता कोई नहीं है। हमारे अरबों रुपए स्टील मिल में फंसे हुए हैं, वो हमें मिल नहीं रहे हैं। और भाई हम तावन करते हैं, हम आपसे कुछ मांग तो नहीं, क्यों आप इस बात पे हेल बेंट हैं? वो इमरान खान हो, वो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के वाले हो, वो पीपल्स पार्टी वाले हो, क्यों इसको करते हैं? कम से कम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ वाले लोहे की मिलें चलाने का तजर्बा था, वो एक मिल नहीं चला पा रहे। 3 दफा हुकूमतों में आए, 4 दफा, तो वो ये मुल्क क्या चलाएंगे? खुदा के लिए अगर मैशत को बेहतर करना है तो पाकिस्तान स्टील मिल को बहाल करो, हम आपके साथ तावन करते हैं, हमें सुनो तो सही कम से कम। उस ब्यूरोक्रेसी को जो कॉपी के ऊपर कॉपी करती है और उनको कोई काउंटर करने वाला नहीं है। आज तक किसी प्रिंसिपल अकाउंट अफसर को उन्होंने मनपसंद बंदे भर्ती किए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में, मैनेजमेंट में, उनकी परफॉर्मेंस मॉनिटर नहीं हुई, परफॉर्मेंस अकाउंटेबिलिटी नहीं है। खुदा अच्छा ममरेज खान साहब, मुझे ये बताइएगा, पाकिस्तान स्टील मिल 2015-12 के बाद उसका ऑपरेशन मुतासर हुआ, 2015 से मुकम्मल तौर पर बंद है, लेकिन इनके मुलाजमीन को हर साल तनख्वाहों की मद में अरबों रुपए जारी हो रहे हैं।
19 सितंबर को इक्तिसादी राब्ता कमेटी का इजलास तलब किया गया है, जिसमें 1 अरब 24 करोड़ रुपए मजीद जारी करने की मंजूरी दी जाएगी सिर्फ मुलाजमीन को तनख्वाहों की मद में। सवाल यह है कि अगर इतने बड़ी तादाद में मुलाजमीन अभी भी मौजूद हैं, अगर स्टील मिल नहीं चल रही, इन मुलाजमीन को कहीं और यूटिलाइज क्यों नहीं किया जा सकता कि कौमी खजाने से मुसलसल हम अरबों रुपए अदा कर रहे हैं इनको तनख्वाहों की मद में। जहां तक मुलाजमीन की बात कर रहे हैं, आप ये देखें कि ये प्रोडक्शन बंद क्यों हुई, ये करप्शन की वजह से बंद हुई। करप्शन का एहतसाब क्यों नहीं करते इंतजामिया? उन्होंने अभी ये जो सुई सदरन गैस का 52 अरब रुपए से ज्यादा का है, इसके पीछे एक कहानी है। ये तो 40 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट था, हम बैटरी की प्रिजर्वेशन पे, इसकी मुजरिम जो है वो वजारत सनत पैदावार है, नजकारी कमीशन है, वो शौकत अजीज की हुकूमत है, वो पीपल्स पार्टी की हुकूमत, नून लीग की हुकूमत, पीटीआई की हुकूमत, मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ की हुकूमत है। और खुदा के लिए ये आपके इंडिसीजन की वजह से फाइनेंशियल ब्लीडिंग हो रही है। यही ये देखें जो अभी 31 तारीख को लेटर लिखा इंसाफ लेबर यूनियन ने, वो क्या कह रहे हैं, फाइनेंशियल ब्लीडिंग को रोकें। ये रोकना उनका काम है। मुलाजमीन असासा हैं, इस वक्त टेक्निकल ह्यूमन रिसोर्स डिप्लीट हो गया है, लोग रिटायर हो सिर्फ गए ये बता दीजिएगा, पाकिस्तान स्टील मिल बंद होने के नतीजे में फायदा किसको पहुंचा है? जो मसनूआत पाकिस्तान स्टील मिल तैयार कर सकती थी वो क्यों और तो तैयार नहीं कर सकता? यही तो मैं इन्वेस्टिगेशन मांग रहा हूं। मैं अगर कहूंगा तो इल्जाम होगा ये प्राइवेट सेक्टर को हुआ है, जो प्राइवेटाइजेशन के पीछे था, जिनका आज तक एहतसाब नहीं हुआ। वो प्राइवेट सेक्टर जो है उनकी इजारादारी है मार्केट में, उसके सिलसिले में कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री जो है वो बैठ गई है। 15 अरब डॉलर उनकी इन्वेस्टमेंट अलग रुक गई है। 15 अरब डॉलर कौमी खजाने को लॉस हुआ। अगर ये गिनने पे आएंगे तो मेरी कौम को 50 अरब डॉलर का लॉस सिर्फ एक स्टील मिल के बंद होने, इसकी गैर शफाफ नजकारी की वजह से हुआ है। अल्लाह के लिए हमें सुन ले, हम स्टेक होल्डर, हमारे अरबों रुपए फंसे हुए हैं, हम तामन करते हैं। इस ब्यूरोक्रेट को आप क्यों नहीं? जी मोरेज खान साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपकी कुछ तजवीज़ बिल्कुल सामने आई। लेकिन अब हतमी फहरिस्त निगरान हुकूमत ने, जहां फवाज नफाद निजकारी की वजारत का कलमदान संभाल चुके हैं और उन्होंने मुकम्मल तैयारी कर ली है कि पाकिस्तान स्टील मिल को, पीआई को, इनको फास्ट ट्रैक के ऊपर इनकी निजकारी करनी है और 1-2 रुकावटें जिसको दूर करने के लिए तैयार हैं। लेकिन अगर पाकिस्तान स्टील मिल के अंदर पोटेंशियल है तो उस ऑप्शन को ज़रूर यूटिलाइज करना चाहिए, जिसके नतीजे में कौमी खजाने को मैक्सिमम फ़ायदा हो सके। वो भले निजकारी हो या उसको दोबारा रिवाइव करने का ऑप्शन। और उसके साथ जिन मुलाजमीन को मुसलसल घर बैठे सिर्फ तनख्वाहें दी जा रही हैं, उन मुलाजमीन को अरबों रुपए तनख्वाहों की मद में जारी करने के साथ साथ उनकी यूटिलाइजेशन भी लाजमी होनी चाहिए, ताकि ये लोग कौमी खजाने पर बोझ ना बन सके। नाज़रीन, यहाँ पे आपके साथ एक्सक्लूसिव स्टोरी शेयर करेंगे, जिसके मुताबिक तवानाई के शोबे में इस्लाहात और आवाम को महंगी बिजली से रिलीफ फराहम करने के दावेदार निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ ने वापडा और बिजली की पैदावारी और तकसीम कार कंपनियों के सामने हाथ खड़े कर दी हैं। वज़ीर-ए-आज़म की सरबराही में काबीना के इजलास के दौरान इंकशाफ किया गया कि बिजली की 10 तकसीम कार कंपनियों, 4 जनरेशन कंपनियों, बिजली की तरसीली कंपनी NTDC, वापडा और बिजली के बिल प्रिंट करने वाली कंपनी PITC के 1,99,000 मुलाजमीन और अफसरान सब मुफ्त बिजली के मजे उड़ा रहे हैं। ग्रेड 17 से ग्रेड 22 के अफसरान महाना 450 से 1,300 यूनिट मुफ्त बिजली हासिल कर रहे हैं। यही नहीं बल्कि हर माह बच जाने वाले यूनिट्स अगले महीनों में एडजस्ट कर दिए जाते हैं। बेशतर मुलाजमीन और अफसरान अपने मुफ्त यूनिट्स पड़ोसियों को फरोख्त करने में भी मुलव्विस हैं। और तो और रिटायरमेंट के बाद भी मुफ्त बिजली के मजे उड़ाने का सिलसिला बदस्तूर जारी रहता है, जिससे कौमी खजाने पर सालाना 20 अरब रुपए से जायद बोझ पड़ रहा है। वजारत खजाना ने तो सिफारिश की है कि बिजली की मुफ्त जो तकसीम है वो फौरी तौर पर बंद कर दी जाए। काबीना अरकान ने भी मौक़िफ़ इख्तियार किया कि मुल्क को माली मुश्किलात का सामना है, लिहाजा बिजली की मुफ्त तकसीम गैर मुनसिफाना इक़दाम है। ये सिलसिला फौरी तौर पर बंद होना चाहिए। जब हतमी फैसले का वक्त आया तो निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ ने कहा कि मुफ्त बिजली की सहूलत ख़त्म करने से मुलाजमीन और अफसरान एहतजाज शुरू कर देंगे, जिससे हुकूमत के लिए नई परेशानी पैदा हो जाएगी। लिहाजा मुफ्त बिजली की फराहमी ख़त्म नहीं की जाएगी। यानी अवाम मुफ्त बिजली फराहम करने का 20 अरब रुपए का बोझ पड़ता रहे तो क्या हुआ? हुकूमत के लिए परेशानी नहीं बननी चाहिए। बिजली चोरों के खिलाफ क्रैकडाउन से अवाम का दिल बहलाना ही सिर्फ काफ़ी है।
नाज़रीन, मुफ्त बिजली की फ्राहमी ख़त्म होना लाजिम है या उनको मोनेटाइज करके महीने की आप उस सरकारी मुलाजमीन को एक फ़िक्स अमाउंट दे सकते हैं, अदरवाइज़ ये बोझ मुसलसल आवाम पर पड़ता रहेगा। मुफ्त बिजली का खात्मा होना चाहिए और उसके साथ साथ बिजली की पैदावारी लागत कम किए बगैर मुल्क को और मुल्क की माशियत को किसी सूरत रिलीफ नसीब नहीं हो सकता। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो जाता है, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।